So today we are going to discuss about the sociological school एंड इससे पहले हम और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जैसे कि हिस्टोरिकल स्कूल एनालिटिकल स्कूल उनके बारे में नेचुरल स्कूल उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने अच्छे अच्छे जूरिस्ट के बारे में पढ़ा था जैसे हेनरी मैने हो गए या फिर हमारे ऑस्टिन हो गए एच एल ए हर्ट हो गए। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम सोशियोलॉजिकल स्कूल डिस्कस करेंगे एंड इसके जो मेन स्कॉलर हैं वो हैं रॉस्को पाउंड। ठीक है, इनको फादर माना जाता है इस स्कूल का, तो ही इज द फादर ऑफ दिस स्कूल एंड डीन ऑफ द हार्वर्ड लॉ स्कूल फ्रॉम 1960 टू 1936। ठीक है, and Pond was an American legal scholar, and his view is that law should be studied in its actual working and not as it stand in the books. He was one of the most leading and important jurists who developed the American sociological jurisprudence. मतलब इन्होंने अमेरिकन जो सोशियोलॉजिकल जो jurisprudence है उसको डेवलप किया था एंड ठीक है, एंड इन सिस्टमेटिक मैनर में किया था इन्होंने। एंड इनकी ये जो बुक्स दे रखी हैं, इनकी ये क्या है, इनकी बुक्स दे रखी हैं तो जैसे स्प्रेड ऑफ द कॉमन लॉ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द फिलोसफी ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री, लॉ एंड मॉरल्स, फॉर्मेटिव एरा ऑफ द अमेरिकन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सोशियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लॉ एंड टास्क ऑफ लॉ। And he treated law as a means of affecting social control. His contribution to the jurisprudence is a gate. मतलब उनका मानना क्या था, ये लॉ को ट्रीट करते थे मीन्स ऑफ अफेक्टिंग सोशल कंट्रोल के। मतलब लॉ क्या है, तो अफेक्ट करता है कुछ सोसाइटी को किस तरीके से मेंटेन करना है, कंट्रोल किस तरीके से करना है, किस तरीके से रेगुलेट करना है। इसको जो कंट्रोल करने का जो भी मीन्स वगैरह था वो लॉ होता है। और इन्होंने जो अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। देखो इनका बेसिक मानना क्या था, जो रॉस्को बॉन्ड है उनका मानना था, ही बिलीव करते थे कि ही बिलीव दैट लॉ शुड बी स्टडीड एज इट्स वर्क इन द सोसाइटी, कि जैसा वो वर्क करता है सोसाइटी के अंदर उसी को उसी तरीके माना जाता है, नॉट जस्ट एज अ रिटन इन द बुक्स। बुक्स में क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं। जो रॉस्को पाउंड है वो बिलीव करते थे कि लॉ शुड बी स्टडीड एज इट वर्क इन द सोसाइटी, नॉट जस्ट एज रिटन इन द बुक्स, कि मतलब बुक्स में क्या लिखा हुआ है उसका रियल एप्लीकेशन जो होता है ना वही क्या किया माना जाता है, लॉ को माना जाता है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जो लॉ बुक्स में लिख दिया वह लॉ, उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। इसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी द सोशल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग दी थी। ठीक है, इसमें बोला था रॉस्को बॉन्ड गिव द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन विच इज कंपेयर्ड लॉयर्स विद द इंजीनियर। इसमें इन्होंने क्या किया था कि लॉयर्स को कंपेयर किया था, किसके साथ में कंपैरिजन किया था, लॉयर्स का इंजीनियर के साथ में कंपेयर किया था। देखो इनका मानना था कि जो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग मीन्स क्या होता है, यूजिंग लॉ टू बैलेंस द कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द स्टेट। कि इसमें क्या क्या है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे वो किस चीज को, इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट के जो भी इंटरेस्ट होंगे, उनके इंटरेस्ट को रिगार्डिंग जो भी कन्फ्लिक्ट होंगे, जो भी इश्यूज निकल के आएंगे उनको किस तरीके से बैलेंस करना है, ये इन्होंने इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, उनका मानना था कि एवरीवन कैन लिव पीसफुली एंड हैप्पीली, हर एक व्यक्ति क्या रहे, शांतिपूर्वक एंड खुश रहे सोसाइटी के अंदर। इन सिंपल अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है कि जो सोशल इंजीनियरिंग है इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग डिफरेंसेस, डिफरेंट इंटरेस्ट इन द सोसाइटी थ्रू लॉ टू अचीव मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम कन्फ्लिक्ट। Engineers are required to use their engineering skills to manufacture new product. इंजीनियर क्या करते थे, रिक्वायर करते थे टू यूज देयर इंजीनियरिंग स्किल्स टू मैन्युफैक्चर करने में एंड न्यू प्रोडक्ट्स बनाने में। सिमिलरली जो सोशल इंजीनियर्स हैं, सोशल इंजीनियर्स मीन्स लॉयर्स, सोशल इंजीनियर्स का मतलब यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, हम लॉयर्स को लेके चल रहे हैं कि लॉयर्स या फिर जजेस जो हो गए वो आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी विच प्रोवाइड मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम फ्रिक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रोस्कोपाउंड, लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स अ बैलेंस बिटवीन द कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। वही हमने अभी बोला था कि बैलेंस करता है ये, क्या जो भी इंटरेस्ट डिस्प्यूट आते हैं, कन्फ्लिक्ट आते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है जो भी इंटरेस्ट में सोसाइटी, इंडिविजुअल या स्टेट्स के में, उनको क्या करता है ये बैलेंस करने की कोशिश करता है। इन विच अप्लाइड साइंस इज यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग द इंडिविजुअल सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये अप्लाइड करता है रिजॉल्व करने के लिए, कोई भी मेथड्स जो होते हैं उनको अप्लाई करता है रिजॉल्व करने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि सोशल इंजीनियरिंग इज अ बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। क्या करता है ये, बैलेंसिंग करता है, किस चीज को बैलेंसिंग करता है, कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द स्टेट विद द हेल्प ऑफ लॉ।
लॉ की हेल्प से सोशल इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो कन्फ्लिक्ट या कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो होते हैं इंडिविजुअल या स्टेट्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में, उनको बैलेंस करते हैं। लॉ इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विद द हेल्प ऑफ लॉ। लार्ज लॉ क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसकी मदद से क्या होता है, लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी सोशल जो इंजीनियरिंग है कैरिड ऑन की जाती है। लॉ इज यूज टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट एंड द प्रॉब्लम सोसाइटी। लॉ इज अ टूल है, एक टूल की तरह है जो कि क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, सॉल्व करता है जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, उनको सॉल्व करने की, जो भी प्रॉब्लम्स आती है सोसाइटी में, उनको सॉल्व करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, लॉ की हेल्प लेते हैं। जैसे कि ही मेंशन्ड दैट एवरीबडी हैज इट्स ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, एंड कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम ओवर ऑल दी अदर इंटरेस्ट, और वो अपने जो इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल को, उसको ही सुप्रीम लेके चलते हैं बाकी सारे इंटरेस्ट के ऊपर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ इज टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। देखो लॉ का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि ये बैलेंस क्रिएट करके रखेगा, is to create the balance between the interest of the pupil। लोगों के इंटरेस्ट के बीच में क्या बैलेंस करके रखेगा ये। अब देखो इसमें एग्जांपल दिया है कि फॉर एन एग्जांपल जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बोलता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये किसके बारे में बात करता है, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट ऑन द अदर साइड स्टेट पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। ये नहीं कि तुम्हें पूरी खुली छूट दे दी जाती है कि तुम कुछ भी कहो, स्टेट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, किसी के भी प्राइवेसी के बाद कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं स्टेट के द्वारा। एंड व्हेन द कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द इंडिविजुअल राइट एंड द स्टेट रिस्ट्रिक्शन, और जब कभी भी इंडिविजुअल राइट्स या स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी अपना एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है अपने, ठीक है। लेकिन वो जो है, इस जो हमारे स्टेट की या कंट्री की जो सोवरेनिटी है, या फिर मॉरल्स प्रिंसिपल्स जो है, या इंटीग्रिटी जो है, या फिर जो भी हमारा डिफेम नहीं कर सकता किसी को भी, तो ये सारे हमारे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कि इस तरीके से जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि कोई इंडिविजुअल राइट्स या स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, देन लॉ कम्स टू प्ले इट्स पार्ट। तब लॉ की बारी आती है कि वो अपना रोल प्ले करता है एंड देन रिजॉल्व करता है कन्फ्लिक्ट को बिटवीन द स्टेट्स के, जो भी इंटरेस्ट होता है बिटवीन द इंटरेस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, उनको क्या करता है, वो सॉल्व करता है, ठीक है। एंड देखो इसमें रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हमने देखा था जैसे कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कोई बोलता है, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी या डिफमेशंस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इसमें मेंशन है जो कि हमारे आर्टिकल 19 के जो क्लॉज 2 है उधर से दे रखे हैं। क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, और फर्स्ट जो क्लॉज है उसमें राइट्स दे रखे हैं हमारे। Okay. Next है, he described that there are the various kind of interest in the society and that the main task of law is to make all the possible efforts to avoid the conflict between them। ठीक है, वही सारी चीजें रिपीट हो रही है बार बार। Thus the court, legislature, administrator and the jurist must work with a plan and make efforts to balance these three categories, ठीक है। तो इसमें रोल किसका बताया है, कोर्ट्स का, लेजिस्लेचर का, एडमिनिस्ट्रेटर, जूरिस्ट का, कि ये क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, मतलब लॉ को इस तरीके से क्रिएट बनाएंगे, बनाएंगे कि वो क्या करे, जो भी बैलेंस करने की कोशिश करे, मेक एफर्ट्स टू बैलेंस द थ्री कैटेगरी। ये जो भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट किस तरीके हो सकते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, सोशल इंटरेस्ट है, इनको बैलेंस करने का जो मेन काम किसका होगा, कोर्ट का, लेजिस्लेचर का, एडमिनिस्ट्रेटर, जूरिस्ट का, वो क्या करेंगे, इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ द इफेक्टिव लॉज। देन इसमें थ्योरीज आती हैं, पहली थ्योरीज है इसमें इंटरेस्ट थ्योरी, ठीक है। इंटरेस्ट थ्योरी के अंदर क्या बोला गया कि रोस्कोपाउंड इन हिज इंटरेस्ट थ्योरी मेंशन दैट द थ्री काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, ना तीन तरीके के इंटरेस्ट बताए हैं। टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ द इंटरेस्ट ही पुट बाउंड्रीज एंड डिवाइडिंग द काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ओवरलैप नहीं हो वो एक दूसरे से, इसीलिए उनको आराम से इजी तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया उसको, एंड उसकी कुछ बाउंड्रीज फिक्स्ड कर दी हैं। जैसे पहला है इनका इंडिविजुअल प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, these are the claims and the demands evolved from the standpoint of the individual life, which consist of the interest of personality, interest in the domestic relationship, and interest in the substance।
The individual interest is known as a private interest, like the physical integrity, reputation, etc., and they are protected by the law of crime, tort, contract law, and etc. ठीक है। देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, इंडिविजुअल प्राइवेट इंटरेस्ट। इंडिविजुअल प्राइवेट इंटरेस्ट में उसने क्या बोला है कि देखो ये इंटरेस्ट क्या होते हैं, दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। जैसे एग्जांपल उसका राइट टू लाइफ के रिगार्डिंग, उसकी पर्सन की रेपुटेशन के रिगार्डिंग, उसका फिजिकल सेफ्टी, फैमिली रिलेशंस, मैरिज, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ क्राइम, टॉर्ट्स, ये सारे के रिगार्डिंग क्या होता है, जो भी व्यक्ति का जो भी उसके इंटरेस्ट होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल प्राइवेट इंटरेस्ट उनको बोला जाता है। ठीक है। अब इन सबको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो ये सारे प्रोटेक्ट किए जाते हैं क्रिमिनल लॉज, स्टॉर्ट्स के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट या पर्सनल लॉज या प्रॉपर्टी लॉज के द्वारा। जो इंडिविजुअल से जो लॉज डील करते हैं ना, उनके रिगार्डिंग इसको उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। देखो इंडिविजुअल प्राइवेट इंटरेस्ट किस तरीके से हो सकता है कि किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी गलत बोलना, या किसी का मर्डर क्राइम कमिट करना, या अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुई है और एक पार्टी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, तो ये उसका इंडिविजुअल प्राइवेट राइट ही तो होगा ना। अब उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, मर्डर है तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अगर उसको डिफेम किया है तो क्रिमिनल, या फिर हम टॉर्ट के अंदर ले जाएंगे उसको। अगर कोई ब्रीच हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉस क्या करते हैं, उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लाइड किए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें और भी क्या बोल रहा है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद पर्सन सच एज हस्बैंड एंड द वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस इटीजी आर प्रोटेक्टेड बाय पर्सनल लॉज। अब कुछ पर्सनल लॉज भी होते हैं जिसके द्वारा किया किया जाता है, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप होते हैं एक पर्सन का अपने फैमिली में जो रिलेशनशिप होते हैं, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, कुछ भी रिलेशनशिप जो होता है, उनको किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, पर्सनल लॉज के द्वारा। पर्सनल लॉज में हमारे मैरिज आ जाते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग राइट्स आ जाते हैं। और जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अगर जो भी एक्ट्स होते हैं, अगर किसी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हरासमेंट्स होता है, तो ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, उनके जो पर्सनल लॉज होते हैं उनके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, सक्सेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, टेस्टामेंट्री रिलेशनशिप, इट इज आर प्रोटेक्टेड बाय द प्रॉपर्टीज लॉ। अब जो भी हमारे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इंटरेस्ट होते हैं किसी पर्सन के, उसकी प्रॉपर्टी, सक्सेशन, ट्रांसफर, ओनरशिप, ये पोजेशन, इन सब के रिगार्डिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रॉपर्टीज लॉज की तरह। प्रॉपर्टी लॉज के अंदर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये हमने इंडिविजुअल देखा कि अगर किसी क्लेम, डिमांड, या फिर कोई कोई प्राइवेट लाइक है, प्राइवेट इंटरेस्ट है, जैसे कि फिजिकल इंटीग्रिटी करना, उसको, उसके रेपुटेशन को हार्म करना, तो ये हमारे लॉ ऑफ क्राइम, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएंगे। किसी फैमिली से रिलेटेड है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, तो पर्सनल लॉज आ जाएंगे। एंड अगर कोई प्रॉपर्टी, सक्सेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, टेस्टामेंट्री रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग है, तो वो प्रॉपर्टी लॉस के अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये लॉस क्या करते हैं, उसके जो इंडिविजुअल उसका इंटरेस्ट होता है ना, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्राइवेट पब्लिक जो इंटरेस्ट होता है ना, उसमें कौन से आते हैं, ये तो हमने देखा प्राइवेट इंडिविजुअल राइट्स कौन इंटरेस्ट कौन से होते हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट कौन से होते हैं। ठीक है। दीज आर क्लेम्स और डिजायर asserted by the individual from the standpoint of the political life, which means every individual in the society has a responsibility toward the each other and to make the use of things which are open to the public use. Main public interest is interest in the preservation of the state. ठीक है। सेकंड बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, चैरिटेबल, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर द बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट्स। देखो अब पब्लिक इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द पब्लिक। ये स्टेट एंड पब्लिक एंड स्टेट के राइट्स, उसके इंटरेस्ट होते हैं। ये राइट्स किसके होते हैं, स्टेट एंड पब्लिक के होते हैं। देखो इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो इन दोनों को अंडरस्टैंड करके अगर हम एग्जांपल देखें, तो जैसे प्रोटेक्शन करना है स्टेट्स का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एम्पावरमेंट करना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना, चैरिटेबल ट्रस्ट को क्रिएट करना, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं।
ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन करना ट्रस्ट का, चैरिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का, प्रोटेक्शन करना एनवायरनमेंट वगैरह का, तो ये हमारे पब्लिक राइट है। देखो पब्लिक में राइट का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें किस तरीके से स्टेट को हमारे को प्रिजर्व करके रखना है, जो स्टेट की वैल्यूज हैं या जो भी चीजें हैं उनको कैसे, तो इसमें एनवायरनमेंट आ जाता है। एनवायरनमेंट लॉ में क्या होता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने स्टेट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं जिसमें हर एक इंडिविजुअल या सिटीजन या जो भी पर्सन होते हैं किसी स्टेट के, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको ये चीजें क्या करनी है, मेंटेन करके रखनी है। तो ये होते हैं उनके क्या, पब्लिक राइट होते हैं। अब आता है हमारा सोशल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो these are the claims and demands in the terms of the social life, which means to fulfill all the needs of the society as a whole for the proper functioning and maintaining of it. Interest in the preservation of the general peace, health, security, or transactions, preserving social institutions like religions, political, economical. ठीक है, अगर इसमें क्या बोलता है, देखो सोशल इंटरेस्ट क्या होता है, सोशल इंटरेस्ट में हमारे क्या होता है, कोई हमारे जैसे इसमें बोला है रिलीजन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं कि हमें क्या करना होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें पीस मेंटेन करके रखनी होती है सोसाइटी में। और पीस अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो ये रिलीजियस रिलीजियस पर्पज से भी हो सकती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पज से भी हो सकती है। इसके अंदर के एग्जांपल हम देख सकते हैं कि पीस एंड पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करके रखना, पब्लिक सेफ्टी को बनाए रखना, सिक्योरिटी को बनाए रखना, प्रोटेक्ट करना जो रिलीजियस और जो हमारे पॉलिटिकल या इकोनॉमिक जो अफेयर्स हैं उनको क्या करना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना, कंजर्व करना जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन करके रखना, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो भी हमारा सोशल इंटरेस्ट है। प्रोटेक्शन करना सोशल इवल से, गैम्बलिंग जो गैम्बलिंग वगैरह होती है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह जो होता है उनसे क्या करना, उनका प्रिवेंशन करना। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, सोशल राइट्स के अंदर, हमारे सोशल इंटरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। अब देखो इसमें इंटरेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन, देखो यही दे रखे हैं एग्जांपल, इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द पीस एंड हेल्थ एंड preserving social institution of the religious, political, economic preservation, certain prohibiting acts like prostitution, gambling, and conservation social and natural resources, general progress including economic, political, cultural areas, freedom of trade and commerce, speech and expression, interest to make the political, physical, social and economic life to promote the personality। ठीक है, तो ये हमारे सोशल इंटरेस्ट आ जाते हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, जो हमने ये थ्योरीज देखी है इसी के अंदर ये हमारे तीनों राइट्स हैं, इसके अगर देखते हैं हम कि ये थ्योरी बोलती क्या है। मेन मेन इसका पर्पज है मेंटेन करना पीस को, बैलेंसिंग करना इंडिविजुअल राइट्स ड्यूटीज का, रिड्यूस करना जो भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उनको रिड्यूस करना, एंड सबसे मोस्ट है कि प्रमोट करना जस्टिस को, प्रमोट करना, एंश्योर करना सोशल वेलफेयर को, एंड हेल्प करना सोसाइटी के वो कि वो प्रोग्रेस करें, वो डेवलप करें। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हमारे सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है। एंड उसकी जो भी ये इंटरेस्ट थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी थी, इसके अंदर हमारे इंडिविजुअल प्राइवेट है, पब्लिक इंटरेस्ट है एंड सोशल इंटरेस्ट है, जो कि हमने आज डिस्कस किए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट है इसमें ड्यूरल पोस्टुलेट। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। सो ड्यूरल पोस्टुलेट के अगर बारे में हम बात करते हैं तो ये क्या बोलता है, देखो ड्यूरल जो पोस्टुलेट्स हैं ये भी जो रॉस्को पांडे है इसका एक थ्योरीज के तरीके हम ले सकते हैं, थ्योरीज या प्रिंसिपल्स की तरह। तो इन्होंने इसमें क्या, इस ड्यूरल जो पोस्टुलेट्स है इसका मतलब क्या होता है, बेसिक एक्सपेक्टेशंस, बेसिक अजम्पशन या एक्सपेक्टेशंस होती हैं पर्सन्स की फ्रॉम द लीगल सिस्टम्स फॉर द पीसफुल एंड सिविलाइज सोसाइटी के लिए। ठीक है, अब इसको स्टड देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रॉस्कोपान एवरी सोसाइटी हैज अ सर्टेन बेसिक अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशन हर एक सोसाइटी की एक बेसिक अजम्पशन होती है फॉर द प्रॉपर ऑर्डर एंड बैलेंस इन द सोसाइटी करने के लिए। दीज अजम्पशंस आर इम्प्लाइड एंड नॉट इन एक्सप्रेस्ड फॉर्म एंड आर कॉल्ड एज अ ड्यूरल पोस्टुलेट। इनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरल पोस्टुलेट बोलते हैं ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ दैट सोसाइटी। These assumptions of the men related to the reference for what they want from the law or legal system, and we can say that it is expectation of a man from the law। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इनको, सिंपली कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं मैन की फ्रॉम द लॉ, कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो लॉ से क्या चाहते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो
कि जिससे कि वो उनका जो भी सोसाइटी है वो पीसफुल एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी बने, वो लॉ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे जूरल पोस्टुलेट्स होते हैं। तो ही हैज मेंशन 5 काइंड ऑफ जूरल पोस्टुलेट्स, तो इन्होंने 5 तरीके बताए हैं इसके। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला बताया है इन्होंने, इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट अदर विल नॉट कमिट एनी इंटेंशनल एग्रेशन ऑन हिम। हर एक व्यक्ति क्या, एक सोसाइटी के अंदर जब कोई व्यक्ति रहता है, सिविलाइज्ड सोसाइटी जो होती है, सभ्य जिसे समाज बोलते हैं, उसके अंदर हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, उसकी यही होती है कि जो इस तरीके की सोसाइटी होती है वो ऐसे अज्यूम करके चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके अगेंस्ट में कोई भी कहना है, उसके इंटेंशनल एग्रेशन नहीं करे उसके ऊपर, मतलब कोई भी ऑफेंस उसके साथ में उसके साथ में कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हो। ठीक है, ऑफेंस से हम ले सकते हैं कि उसके साथ कोई उसका बॉडी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके का उसके साथ में कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो। इसमें हम बात करते हैं तो हमने इसमें प्रॉपर जैसे बात करते हैं क्रिमिनल की, जैसे उसका मर्डर नहीं किया जाए, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या फिर सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरीके के कोई भी ऑफेंस जो है, इंटेंशनल अग्रेशन जो है उसके साथ कमिट नहीं हो, वही क्या मानी जाएगी, हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी मानी जाएगी। और एक व्यक्ति भी यही प्रेज्यूम करके चलता है, एज्यूम करता है, एक्सपेक्टेशन रखता है लॉ से कि लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि ये जो भी उसका जो फियर है इन सारी चीजों को लेके वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए या कम हो जाए, खत्म तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ हद तक कम हो जाए ये फियर। इसके लिए जो क्रिमिनल लॉज हैं वो क्या मेन रोल प्ले करते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इंटेंशनल एग्रेशन, फॉर एन एग्जांपल असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बैटरी, मर्डर वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल अगर हम लेके चलें तो यही बोलता है कि नो वन शुड इंटेंशनली इंजर अनदर पर्सन, कोई भी क्या इंटेंशनली इंजर नहीं करे किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, दूसरा है, इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दे मस्ट कंट्रोल फॉर बेनिफिशियल पर्पसेस, एग्जाम्पल कंट्रोल ऑन वट एवर दे डिस्कवर और क्रिएट बाय देयर ओन लेबर। ठीक है, कि जो भी वो कुछ बनाते हैं, मतलब जो भी वो डिस्कवर करते हैं, न्यू थिंग्स को क्रिएट करते हैं, तो वो क्या रहे, वो भी प्रोटेक्टेड रहे, बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए उनके पास ही क्या रहे, उनके कंट्रोल में ही रहे। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाता है, देख जैसे कि इसमें क्या बोलता है कि एवरी पर्सन expect to own and enjoy the property and things created by their hard work himself। ठीक है, इसमें बात करते हैं लॉ ऑफ पेटेंट। देख कोई भी जो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी नई ऐसी कोई चीज क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ वही उसका ओनर रहे या वही उसी के पास उसका पोजीशन रहे, कोई और उसको मतलब उसको क्या नहीं करे, उसका मिसयूज नहीं करे, उसको मतलब उसको चुरा नहीं ले, उसके जो भी फॉर्मूला है, जो भी उस चीजें हैं उनको, जो भी उसका क्रिएशन है, जो भी उसकी क्रिएटिविटी की है, उसने जो भी नई चीजें डिस्कवर की हैं, उसका क्रेडिट कोई और नहीं लेके चले जाए, इसीलिए कुछ लॉज हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लॉ ऑफ पेटेंट है, एन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिंग हिज ओन क्रिएटेड प्रॉपर्टी बाय हिज ओन लेबर एंड हार्ड वर्क, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड्स, एनी म्यूजिक, आर्टिस्टिक थिंग्स, ये सारी प्रोटेक्टेड रहती हैं लॉ ऑफ पेटेंट के अंदर। Next is in a civilized society, man must be able to assume that those with whom they deal as a number of the societies will acts in the good faith, कि जिसके साथ में वो डीलिंग कर रहे हैं ना, वो उसके साथ में गुड फेथ में रहे। तो इसके लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि द इंटरेस्ट इन द मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेटिंग द रीजनेबल रेमेडी कंपनसेशन व्हेन हिज राइट वॉलेट्स, मतलब इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति ब्रीच नहीं करे, अगर ब्रीच करता है तो भी उसको रीजनेबल रेमेडी और कंपनसेशन उसका मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट पीपल विल एक्ट विद ड्यू केयर एंड विल नॉट कास्ट अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजरी ऑन अदर्स। सॉरी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति यही अज्यूम करके चलता है कि जो भी पीपल हैं, जो भी वो एक्ट करें, वो ड्यू केयर में करें एंड विल नॉट कास्ट अनरीजनेबल रिस्क और इंजरी टू अदर्स, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या नहीं, अनरीजनेबल तरीके से क्या नहीं करें, उसको कोई इंजरी या उसको हार्म कॉज नहीं करें। तो इसको कहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारे टॉर्ट के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफॉर्मेशंस, अनरीजनेबल इंजरी कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ अनदर पर्सन, वो प्रोटेक्टेड रहता है किसके अंदर, टॉर्ट के अंदर।
Next, in the civilized society, man must be able to assume that a certain people must restrain from doing harmful acts under their employment and agencies, which are otherwise harmless to the others. देखो इसमें क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर हार्म कॉज्ड बाय थिंग्स अंडर वंस कंट्रोल, मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दे रखी है इसमें कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई हार्म किया जाता है तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए और उसको रोका जाए। अ पर्सन हु कीप्स डेंजरस थिंग्स मस्ट इंश्योर दे डू नॉट हार्म अदर, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है किसी के पास में कोई हार्मफुल थिंग्स भी हैं तो वो ये इंश्योर कराए दूसरों को या सोसाइटी को कि उसके जो भी उसके पास हार्मफुल थिंग्स हैं उसके द्वारा किसी को भी कोई किसी भी तरीका हार्म या हर्ट कॉज नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी अगर इसमें कोई डैमेजेस अकर हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो ही मे बी लायबल होगा विदाउट एनी नेग्लिजेंस, ये उसका नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। तो ये हमारी रिस्ट्रिक्ट जो लाइबिलिटी है ना उसकी तरफ वो करता है ये, उसको रेफर रेफर करता है इसमें कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई भी हार्मफुल थिंग्स है जो कि सोसाइटी को हार्म कर सकती है, ठीक है, तो वो उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा भी करता है तो ये उसकी नेग्लिजेंस नहीं मानी जाएगी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी एंड उसको जो भी पनिशेबल जो भी चीजें होंगी वो मानी जाएंगी। देखो इसमें एक हम इस ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल की तरह, जैसे कि एक फैक्ट्री का ओनर होता है, वो स्टोर करता है कुछ पॉइजनस केमिकल्स को रखता है अपने पास में। अगर वो लीक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरीका से बाहर निकल जाते हैं, या फिर जो अगर वो किसी भी तरीके से सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि नेबर्स जो होते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं जो आस पड़ोस में रह रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके से उससे हार्म हो जाता है तो ये उस फैक्ट्री ओनर का नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा, क्या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उसकी हो जाएगी एंड वो क्या हो जाएगा, उसके लिए लाइबल हो जाएगा। So these dual postulates are a sort of idea standard which law should pursue in the society for civilized life, and with the change in the society, the dual postulates may emerge or originate in the society। ठीक है, अब इसका हम अगर एक वो निकालें, कंक्लूजन निकालें कि ड्यूरल पोस्टुलेट्स का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो ये इनका मेन फोकस क्या होता है, टू मेंटेन करना पीस एंड ऑर्डर को, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल राइट्स को, एनकरेज करना ऑनेस्टी सोसाइटी, एंड प्रिवेंट करना होता है इंजरी को या डिस्प्यूट्स अगर कोई हो जाता है, एंड ये हेल्प करते हैं टू अचीव करने में जो जस्टिस होता है, सोशल वेलफेयर होता है उसको। ठीक है, तो ये हो गए आगे हमारे ये। अब नेक्स्ट आता है इसी के अंदर एक और जूरिस्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो अब हम पढ़ते हैं लियोन डुगेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, जो लियोन डुगेट्स वाज अ फ्रेंच ज्यूरिस्ट एंड लीडिंग स्कॉलर्स ऑफ द ड्रॉट पब्लिक पब्लिक लॉ, एंड ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑगस्ट कॉम्टे एंड डुर्केम, जो ये हमारे जो स्कॉलर हैं ऑगस्ट कॉम्टे एंड डुर्केम, इनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। एंड ही गेव द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडिटी विच एक्सप्लेन द social cooperation between the individual for their needs and existence। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है, थ्योरी क्या है इनकी, सोशल सॉलिडिटी। इसमें ये क्या बोलते हैं, सोशल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं, बिटवीन द इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, दोनों के बीच में सांठ गांठ जैसे होती है उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो डुगॉट्स थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन द ऑगस्ट कॉम्टे या स्टेटमेंट, इसके मतलब जो ऑगस्ट कॉम्टे का स्टेटमेंट था, ओनली राइट the only right which man can possess is the right toward his duty। मतलब व्यक्ति का उसका जो अधिकार होता है ना, व्यक्ति का वह वही, केवल वही अधिकार होता है जो उसकी ड्यूटीज को पजेस करता हो, मतलब उसकी ड्यूटीज ही क्या होती है, उसका अधिकार होते हैं एक तरीके से, जो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल कर पाएगा उसी के पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी थ्योरीज देखते हैं, क्या है सोशल सॉलिडिटी। तो पहले हम इसको एक छोटी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये होती क्या है। देखो इनका जो मेन आइडिया है ना, इस थ्योरी को लेके, सोशल सॉलिडिटी को लेके, इसका मतलब क्या होता है कि द फीलिंग ऑफ यूनिटी, कॉर्पोरेशन एंड इंडिपेंडेंस अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, सॉरी इंडिपेंडेंस नहीं, सॉरी इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, कॉर्पोरेट करना, एक एक यूनिटी में रहना,
इनका जो ये थ्योरी है इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। मेन प्रिंसिपल्स क्या है इसके, कि यूनिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में, कॉरपोरेशन होना चाहिए और इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि तो सोसाइटी के अंदर ये है कि नो वन कैन सर्वाइव, कोई भी व्यक्ति क्या रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, एवरी वन डिपेंड ऑन द अदर, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, चाहे वो फूड्स को लेके, एजुकेशन को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, हेल्थ केयर को लेके। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति क्या रहता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। देयरफॉर पीपल शुड कॉर्पोरेट करने चाहिए एंड वर्क टुगेदर, और एक दूसरे के साथ में काम करना चाहिए। अगर हम और भी अच्छे से एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं, तो बताती हूँ। जैसे कि फार्मर क्या करता है, फूड ग्रो करता है और उसको खाते कहाँ है, सब लोग उसको यूज करते हैं। ऐसे टीचर क्या करता है, एक पढ़ाने का काम करता है और उससे पढ़ता कौन है, बहुत सारे स्टूडेंट उससे, अब जो भी उसके पढ़ते हैं उससे जो भी नॉलेज होती है उसको लेते हैं। डॉक्टर का काम क्या होता है, ट्रीट करना पेशेंट को, तो काफी सारे पेशेंट्स को ट्रीट करता है। अगर डॉक्टर नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, फार्मर्स नहीं होंगे, तो ना तो जो लोग हैं, सोसाइटी है, स्टेट है, उसको फूड मिल पाएगा। और अगर टीचर्स नहीं रहते हैं तो स्टूडेंट्स को अच्छे से और जो भी नॉलेज है वो नहीं मिल पाएगी, जो वो अचीव करना चाहते हैं वो गोल नहीं फुलफिल हो पाएंगे कभी भी। या फिर जो डॉक्टर है, कभी उनका जो पेशेंट है उनका कभी इलाज नहीं हो पाएगा अगर डॉक्टर नहीं होते हैं तो। अगर हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपने बारे में ही सोचेगा तो कभी भी ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इसीलिए इंटरडिपेंडेंसी होना जरूरी है। अब इनकी थ्योरीज पढ़ते हैं हम। तो सोशल सॉलिडिटी इज अ फीलिंग ऑफ वननेस। द टर्म सोशल सॉलिडिटी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ, कलेक्टिव consciousness and viability of the society. Leon Degard's social solidity explain interdependence of man on his other fellow men। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति पे क्या रहता है, डिपेंड रहता है। यह थ्योरी यही बोलती है। नो वन कैन सर्वाइव विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर मैन, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता बिना किसी दूसरे पे डिपेंड हुए। हैंस द सोशल इंटरडिपेंडेंस इन द कॉर्पोरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी ये चीज बहुत ही आवश्यक है कि सोशल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और कॉरपोरेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव देखें इसका हम। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ इज टू प्रमोट सोशल सॉलिडिटी बिटवीन द इंडिविजुअल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, कि ये क्या करे, प्रमोट करे सोशल सॉलिडिटी को। ठीक है, देख नेक्स्ट क्या है फर्दर, फर्स्ट तो ये हो गया, प्रमोट द सोशल सॉलिडिटी। Second, further, he also said that every man had right and a duty to promote social solidarity। हर एक व्यक्ति का क्या होता है, राइट होता है। मीन्स वो क्या करेगा, एनकरेज, एनकरेज करेगा किसको, कॉर्पोरेशन को। दूसरा राइट, पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा क्या, प्रमोट करना सोशल सॉलिडिटी को। दूसरा क्या होगा, एनकरेज करना। ठीक है, एनकरेज करना। नेक्स्ट क्या, फॉर एन एग्जाम्पल इन इंडिया द कॉडिफाइड लॉज आर फॉलोड बाय एवरीवन, हैंस इट इज अ प्रमोट्स सोशल सॉलिडिटी। अब देखो, इसमें एग्जांपल दिया इंडिया का, कि इंडिया के अंदर क्या है, जो कॉडिफाइड लॉज हैं उनको हर एक व्यक्ति क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये क्या करती है, ये प्रमोट करता है सोशल सॉलिडिटी को। तो देखो, जैसे एवरीवन फॉलो द सेम लॉज, जैसे ट्रैफिक लॉज हो गए, टैक्स लॉज हो गए, क्रिमिनल लॉज हो गए। बाय ओविंग दीज लॉज पीपल कॉर्पोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कि अगर हम अच्छे से टैक्स वगैरह को फॉलो करके रखेंगे तो इसमें क्या नहीं होगा। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स को अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक दूसरे को, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अगर व्यक्ति जो है दूसरे के बारे में ना सोच के सिर्फ अपनी मस्ती में ही चलता चला जाएगा तो उससे दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, कि अगर हम जो भी लॉज हैं अगर उसको हर एक व्यक्ति उनको फॉलो करेगा ना, तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक व्यक्ति ने लॉज बनाए हैं, दूसरा उनको फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से किसी तीसरे को हार्म नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हो गई, इंटरडिपेंडेंसी हो गई। ठीक है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें हम, डोगॉट्स थ्योरी की अगर इंपॉर्टेंस देखें, तो ओवर एम्फोसाइज वाज गिवन ऑन द ड्यूटी रेदर देन द राइट्स। तो ठीक है, तो ये किसको देते हैं, मोर इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, ये ड्यूटीज को देते हैं। राइट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये ड्यूटीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कि ड्यूटीज हमारी सबसे पहले ड्यूटीज है कि हमें ऐसा काम करना है और ये काम नहीं करना है। ठीक है, राइट्स के बारे में बाद में बात करता है ये। द डायरेक्शंस टुवर्ड्स द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन अमंग द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी।
एनकरेज करते हैं, किसको एनकरेज कर रहे हैं, ये डायरेक्शंस दे रहे हैं टुवर्ड द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन अमंग द इंडिविजुअल सोसाइटी। एनकरेज द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, एनकरेज कर रहे हैं किस चीज को, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को अमंग द पीपल्स। थर्ड क्या बोलता है, लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल सॉलिडिटी टू प्रमोट द जस्टिस। ट्रीट ये क्या, इसमें क्या बोल रहा था, लॉ एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल सॉलिडिटी टू प्रमोट जस्टिस। ठीक है, लॉ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है यहाँ पे इनको प्रमोट करने के लिए। तो ट्रीट लॉ एज अ टूल, तो ये क्या कर रहे हैं, लॉ को एज अ इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, सोशल वेलफेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि लियोन डुगर्ट्स क्या बोलते हैं कि कॉरपोरेशन को बढ़ावा देते हैं। इनके मेन तीन ही हैं, यूनिटी, कॉरपोरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। इन चीजों, तीन चीजों के ही बारे में इन्होंने बात की है कि हर एक व्यक्ति जो है अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको जो है दूसरे की किसी ना किसी की आवश्यकता ही पड़ेगी, तभी ह्यूमन एग्जिस्टेंस मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रमोट करते हैं सोशल सॉलिडिटी को, एनकरेज, ठीक है, और क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कॉरपोरेशन को, मेंटेन करते हैं पीस एंड ऑर्डर, इंश्योर करते हैं जस्टिस, बेनिफिट है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ये इनका हो गया। और यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंस के देखें तो ड्यूटीज को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, और वही के एनकरेज करते हैं कॉरपोरेशन को, एंड लॉ को एज अ ट्रीट करते हैं सोशल इंस्ट्रूमेंट की तरह, जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को एंड सोशल वेलफेयर को। तो आई होप ये पूरा स्कूल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई थ्योरी समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपना जो भी लास्ट रह गया है स्कूल, रियलिस्टिक, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।